Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we are welcome on our YouTube study channel Civil Tech by ND and the series of strength of material. This is part 4 and part 1 to 3 have already uploaded on our YouTube study channel Civil Tech by ND. So बने रहिए हमारे साथ Civil Tech by ND पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, इससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह इस पर वर्क करते रहें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली जो सीरीज चल रही है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके जो भी एग्जाम है। सपोज दैट आपका एसएससी जेई 2020 हुआ, यूपी पीसीएल जेई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी जेई हुआ या राजस्थान जेई जो डिग्री धारक वाला आपका है जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली सीरीज़ है। तो और आपको जो भी क्वेश्चंस की अगर सीरीज़ विजिट करनी हो, आपको 100+ क्वेश्चन आपका सीरीज हमें आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको विजिट करने हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे और आप हमें कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं जो भी गलतियाँ हुई हैं हमसे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अगर कोई गलती होती है तो। और आप अपने क्वेश्चन भी हमें शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज इफ अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T, द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इज। यानी कोई शाफ्ट आपको दे रखी है, तो शाफ्ट के केस में जो आपका प्योर 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 टॉर्जन का जो फॉर्मूला होता है आपका टाउ अपॉन आर इजिकल टू टी अपॉन जे। प्योर बेंडिंग इक्वेशन को अगर बेंडिंग केस में होती है, प्योर टॉर्जन इक्वेशन होती है टाउ अपॉन आर इजिकल टू टी अपॉन जे इजिकल टू सी थीटा अपॉन एल। ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो यहाँ से आपको टाउ अगर मैक्स निकालना है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कैपिटल टी अपॉन जे इंटू आर यहाँ से हो जाएगा। तब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, टी आपका मॉडुलस ऑफ पोलर मॉडुलस ऑफ है, आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो टी इज अपॉन जे अपॉन आर। आर की वैल्यू जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आपकी अपर फाइबर पर अगर होती है तो आर की वैल्यू जो होगी आपकी आर इजकल टू आर बाई टू पे होगा। जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आपकी अगर होगी वो आपकी आर इजकल टू आर बाई टू पे अगर होगी। आर को जब हम डी के टर्म में लिखेंगे तो आर की जो वैल्यू होती है 2d के इक्वल डी बाई टू के इक्वल होगी, तो आर इजकल टू डी बाई टू, तो डी बाई फोर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो जे अपॉन जे इंटू डी बाई फोर। और जे की वैल्यू जो होती है पोलर मॉडुलस की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट की अगर बात करें, डायमीटर दे रखा हो तो पाई अपॉन 64 डी पे पावर 4 होता है इंटू डी बाई टी अपॉन 4। इससे अगर अब आप कैंसिल करोगे तो जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी टाउ मैक्स की, वो आपकी 16 टी अपॉन पाई डी की होगा। क्योंकि डी से डी का आप एक कैंसिल हो जाएगा, 4 से अगर मारोगे तो 16 बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का वो आपका 16 टी अपॉन पाई डी की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ रेक्टेंगुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्जन द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस अगर एट। यानी कोई आपको रेक्टेंगुलर शाफ्ट दे रखी है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट में जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस अगर होती है वो आपकी मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड, यानी जो भी जैसे इस तरह की सपोर्ट शाफ्ट है आपकी यहाँ से फिक्स है, तो लॉन्गर साइड के जो मिडिल पे आपकी क्या होती है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस अगर होती है, तो ऑप्शन ए जो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड पे जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होती है वो अगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका सिग्मा मैक्स हो जाता है। सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू होती है आपकी वो 32 एम अपॉन पाई डी की होता है। और मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू मैंने आपको बताई थी आगे, टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी 16 टी अपॉन पाई डी की होगा। तो इसमें आपसे रेशियो पूछा गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्स अपॉन टाउ मैक्स। जब इन दोनों को आप डिवाइड मारोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2m अपॉन टी आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 2m अपॉन टी इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये तो डायरेक्टली आपको
मैंने रख दिया। अगर इसको निकालेंगे कैसे आप, तो आपको प्योर बेंडिंग इक्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू आई अपॉन सिग्मा एम अपॉन आई ई अपॉन आर एम अपॉन आई, ये वाली होती है। यहाँ से जब आप सिग्मा मैक्स की यानी बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो एम अपॉन आई इंटू वाई हो जाता है। तो और जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो आपकी डी वाई टू पे अगर होगी, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी पाई, जो आई के लिए जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका सर्कुलर शाफ्ट के केस में, वो पाई अपॉन 64 डी पर पावर 4 होता है। तो जब यहाँ आप वैल्यू रख दोगे तो 2m अपॉन टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है आपका, के की जो वैल्यू होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन आई इन केस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी आपकी पाई अपॉन 64 डी पर पावर 4 हो जाएगी। और जो एरिया होगा वो आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा इन केस ऑफ सर्कुलर। तो डी से डी 2 बार कट गया और ये आपका 16 बार कट जाएगा, तो के की जो वैल्यू आती है आपकी डी बाई 4 आएगी। अब इसको किस में पूछा गया, रेडियस के टर्म्स में पूछा गया। तो डी जो होता है डायमीटर, वो 2r के इक्वल होता है, यानी 2 इंटू आर कर देंगे तो डायमीटर आ जाता है हमारा। अपॉन 4 करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी r बाई 2 आ जाएगी। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज r बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड टू दैट इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो जो स्ट्रेस होती है, अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहे हैं तो वह जो स्ट्रेस होती है आपकी पी अपॉन ए होता है। वहीं अगर आप सडनली लोड लगा रहे हो तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, यानी 2 पी अपॉन ए हो जाता है। अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड, तो 2p अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में p अपॉन ए था। तब इन दोनों को आप काटोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2 आएगी। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन अ सडनली अप्लाइड लोड to that in case of gradually applied load is 2. So option B is the correct answer of this question. Next question है आपका, proof resilience is the maximum energy stored at। proof resilience क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोड लगा रहे हैं तो उसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो एनर्जी का जो स्टोरेशन होता है वो इलास्टिक लिमिट तक होता है, उसके बाद क्या करता है वो एनर्जी को लेना बंद कर देगा या एनर्जी को रिलीज करना चालू कर देता है। तो जो एक्सीड मतलब एक्सेप्शन जो लिमिट होती है या मैक्सिमम लिमिट होती है प्रूफ रिजाइलेंस के केस में, जहाँ पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी तक स्टोर हो सकती है, वो आपकी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपना इलास्टिक लिमिट तक ही क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, वो फ्रैक्चर होना चालू हो जाएगा या फिर इंडिकेशन दे देगा फेलियर के। तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 200 mm into 100 mm into 50 mm is subjected to a shear stress of 100 Newton per mm square. If the modulus of rigidity is equal to 1 into 10⁵ Newton per mm square, the strain energy stored in। तो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है इन केस ऑफ अगर आपको शीयर स्ट्रेस दे रखी हो, तो टाउ स्क्वायर अपॉन 2c इंटू वॉल्यूम, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी होती है इन केस ऑफ शीयर स्ट्रेस। तो टाउ स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है 100 दे रखी है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 इंटू 100 अपॉन 2c की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ हो जाएगी। और जो वॉल्यूम होगा आपका, वॉल्यूम तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे 200 इंटू 100 इंटू 50, तो यहाँ से 40 से 4 यहाँ से कट जाएगा, एक इधर से कट जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा जो आपका 50 इंटू 30। तो यहाँ हम किसको कह सकते हैं, 50 न्यूटन इंटू मीटर। ये mm में अभी न्यूटन इंटू mm होगा, तो इसको mm से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आपसे डिवाइड मारना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी आपकी 50 न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बीम। यानी कि जब किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन की डेप्थ को आप घटा देते हो, हाफ कर देते हो, तो उसमें जो एनर्जी का स्टोर होता है, यानी कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है, तो बेसिकली जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो आपकी 1/2
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो इस केस में जब हम डेप्थ डी को क्या किया गया, d/2 किया गया है, तब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो आपकी कितनी आएगी, 8 इंटू इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 8 टाइम्स आपकी बढ़ जाती है, जब आप उसको डेप्थ को ऑफ कर दोगे तो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो आपकी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पैक्ट टेस्ट इनेबल वन टू एस्टिमेट द प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि इम्पैक्ट टेस्ट बेसिकली हम किस प्रॉपर्टी को, यानी किसी मटेरियल किस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें इम्पैक्ट टेस्ट करना होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। तो इम्पैक्ट टेस्ट से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट है या कोई मटेरियल है उसके क्या करते हैं, टफनेस चेक करते हैं हम। टफनेस यानी वो कितना टफ है, तो उस केस में क्या करते हैं, हैमर से इम्पैक्टिंग कराते हैं। 14 किलोग्राम का वेट लेते हैं हम उसमें केस में, और 31 सेंटीमीटर हाइट से इसको क्या करते हैं, फॉल कराते हैं। तो उस केस में इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, और उससे हमें क्या निकलती है, टफनेस ऑफ मटेरियल हमें निकालनी होती है। ये 14 किलोग्राम और 31 सेंटीमीटर हाइट जो है एग्रीगेट के केस में चेक करते हैं, एग्रीगेट की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ इट टू डिफॉर्म कंटिन्यूसली एट स्लो रेट विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस इज नोन एज, यानी कि उस मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे जब उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट लोड आपने इंक्रीज लगा रखा है, यानी सस्टेन कांस्टेंट लोड किसी ड्यूरेशन के लिए जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, फटीग आता है, यानी जो वैल्यू होती है वो क्या करने लगती है, फटीग विदाउट इंक्रीज, यानी एक ही रिपीटेड लोड हम लगाते हैं, एक ही मतलब एक ही एम्पलीट्यूड का जब हम लोड लगाते हैं स्लो रेट से, तो उसमें क्या होता है, फटीग आने लगता है। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फटीग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी इज। तो डक्टाइल मटेरियल की जो हमारी थ्योरी होती है, बेसिकली जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हम फेलियर थ्योरी यूज करते हैं वो आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं अगर आपसे ब्रिटल मटेरियल की बात करेगा तो ब्रिटल मटेरियल केस में जो होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं, या रैंकाइन थ्योरी उसको बोलते हैं हम। और डक्टाइल मटेरियल के केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं। ये ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द डिजाइन ऑफ अ कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलियर, यानी कास्ट आयरन मेंबर को आपको डिजाइन करना है तो उस केस में आप कौन सी फेलियर थ्योरी का यूज करेंगे। तो जो बेसिकली कास्ट आयरन के लिए स्पेशली यूज की जाती है थ्योरी, उसको हम रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं या प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं। रैंकाइन थ्योरी या प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सो ऑप्शन बी जो है उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, रैंकाइन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहर सर्कल रिड्यूस टू अ पॉइंट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, यानी कि आपका मोहर सर्कल जो है किस केस में आपका पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका पॉइंट के रूप में होगा। तो जब आपकी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती हैं और शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है, यानी टाउ आपका जीरो हो जाएगा और केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस उस पर वर्क करेंगी, तो उस केस में क्या होगा, जो मोहर सर्कल का पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट के रूप में रिड्यूस हो जाएगा, यानी मोहर सर्कल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, पॉइंट के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका प्योर शेयर के केस में, नहीं प्योर शेयर तो होगा ही नहीं क्योंकि शेयर इस केस में क्या होता है, जीरो होता है। ऑप्शन बी क्या, इक्वली एंड अपोजिट एक्सियल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसमें भी नहीं होगा। इस केस में अगर आप दोनों प्लेन्स पे अगर परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगेगी तो क्या करेगा, आपका मोहर सर्कल की कुछ वैल्यू होगी। ऑप्शन सी आपका यूनी एक्सियल स्ट्रेस ओनली, या ऑप्शन डी आपका नन वन, नो वन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है तो उस केस में क्या होती है, केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस यानी यूनी एक्सियल स्ट्रेस वर्क करेगी। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। यूनी एक्सियल स्ट्रेस के केस में जो मोहर सर्कल का पॉइंट के रूप में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी सेक्शन इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्म लोडिंग, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर अ गिवन लोड विल अकर।
तो अगर आपका कोई टी सेक्शन है, उसको आप सिंपली सपोर्टेड एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह आप उसको कंसिडर करके चल रहे हो, लेके चल रहे हो, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की जो वैल्यू आती है वो आपकी बॉटम सेक्शन पे आती है। यानी बॉटम सेक्शन पे क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपकी अगर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो आप करेक्ट है, बॉटम ऑफ द सेक्शन, यानी टी सेक्शन के बॉटम पे क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपकी अगर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। यानी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होगा। अगर आप एक रेक्टेंगुलर बीम यूज कर रहे हो तो शियर स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो पैराबोलिक होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा आपका एब ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगी, टाउ मैक्स आपकी वैल्यू होगी। तो जो पाथ होगा यानी कि जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरह का होगा, पैराबोलिक पाथ। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर वर्टिकल कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशन द बकलिंग लोड विल बी द लार्जेस्ट फॉर अ कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ। यानी कि अगर आपसे वर्टिकल किस कॉलम की कुछ कंडीशन दे रखी है, सेम मटेरियल है आपका, हाइट भी उसकी सेम है, वेट भी उसका सेम है, उस कंडीशन में बकलिंग लोड की जो लार्जेस्ट फॉर अ कॉलम, यानी बकलिंग लोड किस केस में आपका लार्जेस्ट होगा। तो बेसिकली बकलिंग लोड होता है क्या, पी इजकल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। तो यहाँ सब सारी चीजें आपको सेम दे रखी है, तो जो आपका टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बेसिकली आपका क्या होगा, लोड की कंडीशन आप पे डिपेंड करेगी, यानी किस केस में आपका हाई होगा लोड, यानी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी सॉलिड है आपका, रेक्टेंगुलर है या होलो है। तो बेसिकली जो सबसे मैक्सिमम बकलिंग लोड आता है वो आपका थिन हॉलो सर्कल के लिए आएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो आप करेक्ट होगा, थिन हॉलो सर्कल हैव अ लार्ज बकलिंग लोड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का ईल्ड लोकस इज एन। यानी ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका ईल्ड लोकस होता है वो आपका किस तरह का होता है। तो बेसिकली ट्रेस्का आपकी ट्रेस्का जो थ्योरी हम यूज करते हैं, ट्रेस्का ने क्या किया था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दी थी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में जो लोकस होता है वो आपका क्या होता है, सर्कल होता है। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का जो ईल्ड लोकस होता है, यानी ट्रेस्का आपकी फेलियर थ्योरी है, ट्रेस्का ने जो फेलियर थ्योरी दी थी वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी थी। उस केस में जो आपका लोकस होता है पॉइंट का वो आपका क्या होता है, सर्कल होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी पॉइजन रेशियो कैन बी एक्सप्रेस। तो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक तो आपका होता है कि ई इजकल टू 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू होता है। एक आपका रिलेशन मैंने आपको बताया था, इजकल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू होता है। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, यानी इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करोगे, तो जो वैल्यू आती है आपकी 3k माइनस 2c अपॉन 6k प्लस 2c आता है। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होता है। यानी जो म्यू की जो वैल्यू आती है इन दोनों को सॉल्व करने पर 3k माइनस 2c अपॉन 6k plus 2c is the value of Poisson ratio. So option D is the correct answer of this question. Next question है आपका, the cross section of a bar is subjected to a uniaxial stress P। यानी कोई आपका ये बार है, इस पे यूनिएक्सियल स्ट्रेस जो लग रही है आपकी सब्जेक्ट P लग रही है, सपोज कंप्रेसिव या टेंशन कोई भी लगा सकते हैं हम। द टेंजेंशियल स्ट्रेस आपकी किस तरह होंगी, इस तरीके से वर्क करेंगे कहीं थी। टेंजेंशियल स्ट्रेस एट थीटा एंगल पर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार वुड बी। यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, सिग्मा टी की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी होती है पी साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगी, इसको निकालेंगे तो ये आपकी यहाँ इस डायरेक्शन में जो होंगी वो आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस होंगी। तो ये आपका हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये आपकी हो जाएगी पी साइन थीटा। तो p sin 2 theta by 2 is the right answer for this question. And the last question of this series is, according to maximum shear stress failure criteria, yielding in material occurs
यानी कि जो फेलियर मैक्सिमम सीरीज स्ट्रेस फेलियर होता है वो उसमें जो यील्डिंग होती है सिग्मा वाई की जो वैल्यू होती है आपकी 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यानी कि यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी आपकी 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यानी मैक्सिमम सीरीज स्ट्रेस इज इक्वल टू आपकी क्या होगी 1/2 यील्ड स्ट्रेस, हम इसको कह सकते हैं। यानी अगर टाउ मैक्स की हम वैल्यू बात करेंगे तो जो वैल्यू होगी आपकी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 और सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 इन केस ऑफ मैक्सिमम सीरीज स्ट्रेस फेलियर थ्योरी। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, 0.5 इंटू यील्ड स्ट्रेस। 1/2 कहें या 0.5 कहें एक ही बात है आपकी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू व्यूअर्स, टू गिव योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह चैनल पर वर्क कर सकें कंटिन्यूसली। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।